नमस्कार, राकेश चौधरी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं यंग तरंग। नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौधरी है और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज़। आज आरक्षण का दूसरे एपिसोड, राकेश की रिपोर्ट आरक्षण हमारा जो टॉपिक था उसका आज दूसरा एपिसोड है और जिसमें आज बात इंदिरा साहनी की होगी, आज बात मंडल कमीशन जजमेंट की होगी, आज बात मराठा आरक्षण आंदोलन की होगी, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया और उसी के बाद से पिछले 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की है, जिसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करेगी कि मराठाओं को दिए गए आरक्षण को पुनः बहाल किया जाए। तो सबसे पहले मराठा आरक्षण आंदोलन को अगर आपको समझना है तो आपको समझना होगा कि इंदिरा साहनी मामला क्या था। वर्ष 1991 की बात है, जब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मंडल कमीशन के बाद 1991 के अंदर देश में सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर देने की बात कही थी। और उसके बाद इंदिरा साहनी, जो कि एक महिला पत्रकार होती है, दिल्ली में स्वयं अपने केस की पैरवी करती है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये दलील पेश करती है कि हमारे देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में शैक्षिक और सामाजिक आधार पर ही आरक्षण देने की बात कही गई है, वो भी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16(4) में। जबकि अनुच्छेद 29(4) इस बात की व्याख्या करता है और राज्यों को ये अधिकार देता है कि राज्य किसी भी वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ विशेष सकारात्मक कार्यवाही कर सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं इंदिरा साहनी की बात करता हूँ। इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट पहुँचती है 1 अक्टूबर 1990 को। 1 अक्टूबर 1990 को इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट पहुँचती है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक बेंच होती है और उसमें ये फैसला आता है। फैसला 5-4 की सहमति से आता है, 5-4 के अनुपात में आता है और फैसला ये होता है कि कुल आरक्षित जो सीटें हैं, उस कुल आरक्षित सीटों में 50% जो सीटें हैं वही आरक्षण के दायरे में आएगी। यानी उन्होंने ये कहा कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी कीमत पर आरक्षण 50% की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। आपको सरल भाषा में आसान शब्दों में समझा देते हैं कि किसी सरकारी विभाग में 100 पदों के लिए भर्ती निकलती है तो उसमें 50 पद आरक्षित होंगे और 50 पद खुले होंगे। यानी 50 पदों पर SC कैटेगरी के लोग भी चयनित होंगे, ST कैटेगरी के लोग भी चयनित होंगे, OBC के लोग भी चयनित होंगे। तो कहने का मतलब आरक्षण जो है वो 50% के अंदर ही रहना चाहिए। आरक्षित सीटें 50% की सीमा को क्रॉस नहीं करें। और इसी कारण से हमारे देश में इतने लंबे काल से, चाहे मराठा हो, चाहे जाट हो, चाहे पाटीदार हो या राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन हो, इतने लंबे समय से अटका पड़ा है। इसके अटकने का सबसे मुख्य कारण यही है कि 50% की सीमा से बाहर आरक्षण किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, क्योंकि जून 2019 के आम चुनावों से पहले देश के संसद ने 103वां संविधान संशोधन करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही। उसके बाद केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण भी दिया था। लेकिन आपको ये बता दें कि यह जो आरक्षण था, ये आरक्षण आर्थिक आधार पर था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि इंदिरा साहनी मामले को अब फिर से देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जबकि महाराष्ट्र सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने यह दावा किया
और यह दलील दी कि इंदिरा साहनी जजमेंट को पुनः देखने की ज़रूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि इंदिरा साहनी जजमेंट को किसी भी कीमत पर आगे देखा नहीं जाएगा, यह अंतिम निर्णय होगा। इसके साथ उन्होंने एक और दलील दी, उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा तो समानता के अधिकार का क्या होगा, समानता के अधिकार का उल्लंघन इसको माना जाएगा। अब आते हैं मराठा आरक्षण आंदोलन पर। आपने इंदिरा साहनी की कहानी समझ ली और आपको पता चल गया कि मराठा आरक्षण आंदोलन को असंवैधानिक घोषित क्यों किया गया। अगर सामाजिक आधार पर, अगर शैक्षिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो उसकी भी अवधि है, उसकी भी सीमा है 50%। 50% से अधिक आरक्षण सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक किसी भी आधार पर नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कहता कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 50% की सीमा के बाहर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो अब हम आते हैं घूम फिर के मराठा आरक्षण आंदोलन पे। शुरुआत कब हुई? अगर देखा जाए तो मराठा आरक्षण आंदोलन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों का एक हथियार बन गया, वोट बटोरने का एक हथियार बन गया। और उसके बाद से देखा जाए तो तमाम महाराष्ट्र में शासन करने वाली पार्टियां, चाहे वो एनसीपी, शरद पवार हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, जितनी भी पार्टियां हैं उन सब ने जो शासन किया, कहीं ना कहीं मराठाओं को वोट बैंक के आधार पर काम में लिया। लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे किए, लेकिन मराठाओं की मांग कभी पूरी नहीं हुई। ये मराठाओं की मांग आज की नहीं है, ये मराठाओं की मांग आज से 40 वर्ष पुरानी है। जी हाँ, आज से 40 वर्ष पहले 1982 में मराठा आरक्षण आंदोलन की नींव रखी गई थी। नाम बताते हैं आपको। उस समय तत्कालीन एक कामगार नेता थे जिनका नाम था अण्णा साहेब पाटिल। उनके नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन जब उन्हें लगा कि सरकारें टाल मटोल कर रही है तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया और अण्णा साहेब पाटिल की मौत हो गई। उसके बाद इस आंदोलन को और ज़्यादा बल मिला 2004 के अंदर, जब एनसीपी नेता शालिनी ताई पाटिल, ये एनसीपी नेता का नाम है, जिन्होंने आज़ाद मैदान में मराठाओं को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए बहुत लंबे समय तक भूख हड़ताल की। उसके बाद पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, यानी पाटिल को, श्रीमती पाटिल को पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर के मराठा आरक्षण आंदोलन की मांग की थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सन 2009 के लोकसभा चुनावों में आरक्षण की मांग फिर उठी। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने राज्य की चुनाव प्रचार की रैलियों में आरक्षण की बात को जोर शोर से उठाया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। आते हैं सन 2014 में, जब पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के सीएम होते हैं, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार होती है। 2014 में एक दांव खेला जाता है कि कैसे भी करके मराठाओं को सरकार की तरफ झुकाया जाए, लेकिन उसमें भी ये असफल साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि 2014 में वादे करने के बाद भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार हार जाती है और पहली बार महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार बनती है। हालांकि 1996 में सरकार बनती है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। मनोहर जोशी उस समय के सीएम होते हैं। 1996 के अंदर महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की पहली बार सरकार बनती है। उस समय बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों सूझबूझ से वहाँ सरकार बनाने में सफल होते हैं। लेकिन मैं लौट कर आता हूँ 2014 में। 2014 में सरकार बनती है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, लेकिन 2018 आते आते आरक्षण की आग फिर से पकड़ ली जाती है। हुआ क्या? अहमदनगर के अंदर एक मराठी बालिका से दुष्कर्म होता है और दुष्कर्म के बाद उसको जला दिया जाता है। उसके बाद एक बार फिर से मराठा आरक्षण की आग जो है वो फैल जाती है, जिसमें 5 से 6 लोग आत्मदाह कर लेते हैं। और उसके बाद फडणवीस सरकार को लगता है कि अब मराठाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, और उसके बाद आर्थिक और शैक्षिक आधार पर
आर्थिक और शैक्षिक आधार पर मराठाओं को 16% आरक्षण तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस की सरकार देती है। फिर मामला जाता है हाई कोर्ट में। जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट उसी आरक्षण की सीमाओं को कम कर देता है। वो शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13%, यानी पहले 16% आरक्षण था, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे वो रोजगार में हो, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट इसको घटा करके 12 और 13% कर देता है। और उसके बाद मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट 50% की सीमा से अधिक बताते हुए वो कहता है कि 50% की सीमा क्रॉस नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और इसी आधार पर मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देता है। और उसी पर आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग हो रही थी। कानून इस पर बनाया गया, 103वां संविधान संशोधन किया गया। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस प्रकार से देखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये इनकार कर चुका है कि इंदिरा साहनी जजमेंट का अब पुनः किसी भी प्रकार से रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पुनर्विचार याचिका से क्या बाहर निकलता है। आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ और इंटरेस्टिंग रोचक तथ्यों को जानने के लिए आरक्षण की ये हमारी सीरीज लगातार जारी रहेगी। अगली सीरीज में हम बात करेंगे जाट और गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बारे में, कि क्यों जाटों को और गुर्जरों को आरक्षण नहीं दिया जा सका। क्या फिर यही 50% की सीमा आड़े आई, या राजनीतिक पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए उस वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यंग तरंग सच की आवाज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा आपको फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।